अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। आज भी मौरूसी सियासत का टैग लगता है, आज भी ये तनकीद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कि क्या पूरी पार्टी में मरीम नवाज़ के अलावा कोई कैपेबल नहीं था जो वज़ारत आला का ओहदा संभाल सकता। मरीम नवाज़ साहिबा से बहुत ज़्यादा सीनियर जो लोग हैं वो पार्टी के अंदर मौजूद हैं, तो पार्टी के अंदर क्या और कोई किसी और के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी? मेरा ख्याल है जहाँ इस किस्म की हालात हों, जिस तरह PMLN है या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में या सब कंटिनेंट में या इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ाएंगे, तो जो यूनिटी का सिंबल होता है वो अगर मतलब हमारे कायद नवाज शरीफ साहब हैं, हमारी पार्टी के भी सब कुछ वही हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो उन्हीं को मैंने ये बल्दियात में भी देखा हुआ है कि यही बात करते हैं कि जी काउंसलर जो हैं बैठे ना, किसको चेयरमैन बनाना है, क्या करना है, ज़िले का हो या कुछ हो, तो कहता जी हमारी सबकी ख्वाहिश है, ग्रुप बने होते हैं, आप फिर मशवरा देते हैं कि आप अपनी फैमिली से ले आएँ तो हम सारे मुतफिक हैं। तो ये एक यहाँ चीज़ है, आप इसको इग्नोर ना करें। हाँ, अलबत्ता जिसको आगे लगाया जाता है, जिस तरह मरियम बीबी है, अगर वो डिलीवर करेंगी, परफॉर्म करेंगी, वो मनवाएंगी कि हाँ मैंने अच्छी गवर्नेंस दी है, मैंने जो आपने बताया, मैंने चीज़ों को बेहतर किया है, पंजाब को आगे लेके गई हूँ और पार्टी को भी मैंने पंजाब में कैसे वो आगे पंजाब को किस लिहाज से वो आगे लेके जाना चाहती हैं? वो क्या आप लोग क्या समझते हैं कि मरीम नवाज़ को ऐसे कौन से खला हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने छोड़े हैं जो मरीम नवाज़ को पूर करने हैं? नहीं, शहबाज शरीफ साहब का तो मेरा हाल बैनुल अक़वामी सतह पे इंटरनेशनल भी एक्नॉलेज करते थे कि शहबाज साहब के जो काम है, जो उनकी जिस स्पीड से काम करते हैं, जिस लगन से काम करते हैं, या जो उन्होंने परफॉर्म किया है उसकी तो मिसाल मिलती है। कराची वाले कहते थे हमें शहबाज शरीफ दे दे तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हर कोई यही कहता था, चाहे मैं। तो ये एक प्रेशर होगा मरियम बीबी पे अपने चचा की परफॉर्मेंस को बीट करने का? नहीं, बीट क्या करना है, मैं समझता हूँ उसी को चीज़ के लेके आगे चलेंगी वो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन्होंने आप एक बहुत बड़ा अपना एजेंडा दिया है। उस दिन स्पीच की थी उन्होंने पार्लियामानी पार्टी में अपनी, उन्होंने सारे जितने भी शोबे थे, जितने भी इधर हुकूमत में होती हैं, महकमे हैं, या सेहत हो, एजुकेशन हो, हेल्थ का, बेशुमार उन्होंने उसमें बताया था कि मेरे प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो मेरा ख्याल है वो बड़ी क्लियर हैं, बड़ी क्लियर हेडेड हैं और उनकी डायरेक्शंस हैं। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, शहबाज साहब बैठे हैं, वो डेफिनेटली जो उनका तजर्बा है या जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब सिर्फ इसका मतलब है पीछे से बैठ के ज़ाहिर अपनी बेटी को सपोर्ट करेंगे और उनका फोकस पंजाब ही रहेगा? नहीं, फेडरल गवर्नमेंट भी वो करेंगे, पहले भी आपको पता है, और इस दफ़ा इंशाल्लाह। हाँ, पहले भी लंदन से फैसले होते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ी हम उनसे मशवरे करते थे और हम करेंगे, क्योंकि उनका वो हमारे सरबराह भी हैं और उनका जो विजन है या उन्होंने जो परफॉर्म किया है, 13 से 18 की गवर्नमेंट देखे ना, 17 तक थे वो 4 साल, तो पाकिस्तान जिस तरह 13 में हमें मिला था और 17 में किस तरह था, GDP किधर थी, महंगाई दुनिया की कम तरीन 2% थी उस वक्त, तो ये आपके सामने रिकॉर्ड हैं। आपको लगता है कि इमरान खान का IMF को लेटर लिखना, क्या ये एक रुकावट बन सकता है IMF प्रोग्राम में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए उनकी एक अपनी उसका इमरान खान का तो उसने कब कोई ऐसा काम छोड़ा है जिससे पाकिस्तान को, हर वो उसने काम किया जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट से बाहर हो, तो अभी भी उसने यही काम किया है। पहले भी उसने शौकत तरीन के जरिए जो 2 सूबे के फाइनेंस मिनिस्टर उनको कहा कि आप खत लिखें, तो आज उसने ये खत लिख दिया। तो मैं समझता हूँ कि IMF ने देखना है हमारी परफॉर्मेंस, उन्होंने देखना है कि उनकी कंडीशनैलिटी जो है वो क्या पूरी हो रही है, आगे उसी सिमत में जा रहे हैं, तो उन्होंने ये देखना है। ये तो नहीं देखना उन्होंने कि हमें इमरान खान कह रहा है तो इसलिए हम करते हैं। इमरान खान मैं नहीं समझता कि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है या उसका कोई स्टेटस, कोई लोकल स्टैंड आई है
इस चीज़ के लिए कि वो कुछ चीज़ राणा साहब, आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना में क्यों बैठना नहीं चाहती है, क्यों वजारतों का बोझ उठाना नहीं चाहती है? मुस्लिम लीग नून क्या समझती है? इसमें छोड़े, वो चाहती है या नहीं चाहती ये एक अलग बात है। तो नहीं चाहती ना, वो नहीं चाहते बैठना। लेकिन वो गवर्नमेंट का देखिए, काबीना या दूसरे मामला, वो प्रेसिडेंट बनना जा रहे हैं, वो गवर्नर बनना जा रहे हैं, वो चेयरमैन सेनेट बनना जा रहे हैं एक सूबे। जनाब, अवाम के सामने ना सदर जवाब दे होता है ना गवर्नर जवाब दे होता है। तो देखें, ये तो सारी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी होगी, चाहे अंदर कोई हो या बाहर हो। पहले कौन सा उन्होंने कलेक्टिव जिम्मेदारी उठा ली थी? आप लोगों पे सारा मलबा डाल दिया था। नून लीग को महंगाई लीग तो बिलावल साहब ने कह दिया था। नहीं, ये इलेक्शन का उनका पॉलिटिकल स्टैंड था और वो स्पीचेस करते रहे, लेकिन लोगों ने माना तो नहीं है इसको। वो नहीं है इसको इग्नोरेट करते। अगर कोई ऐसी बात हुई भी है तो जहाँ हम कहते हैं कि हमने डिफॉल्ट से बचाया, तो वहाँ हम कहते हैं बिलावल साहब का भी असर किरदार है, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बाहर जाके बात की, हर चीज़ को कहा उनको, लोगों बाहर के जो मुल्क थे। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन गुजर चुके हैं, इलेक्शन का और माहौल होता है, उसमें और बातें होती हैं। MQM के साथ मामला क्यों तय नहीं हो पा रहे राणा साहब अभी तक? नहीं, देखिए, बॉटम लाइन यही है कि प्रिंसिपली दे एग्री कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं और हम एक हैं और इसमें आगे बढ़ेंगे हम। तो बाकी माइक्रो मैनेजमेंट होती रहती हैं। अगर मामला तय भी हो जाए तो फिर भी कोई ना कोई इशू आते हैं जो रिजॉल्व होते रहते हैं। तीन आईनी तरमीम का वो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम शामिल करें, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मानने को तैयार है और वो कह रहे हैं कि हमें बताएं कि भाई आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किस फॉर्मूले के तहत पावर शेयरिंग आप लोगों ने की है, वो तो इसको भी ओपनली देखना चाहते हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून बताएगी कि हमारे ये मामला तय हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? नहीं, उनको पता भी है और ये तो ओपन है, हर चीज़ ओपन है। हमने कहा बाकी चीज़ें बाद में तय करेंगे। ये मोटी मोटी बातें उनसे हो गई कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑफिस है उनकी तकसीम हो गई। बाकी आपने वो प्रेस रिलीज या हमारा देखा होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लीडरों की, बिलावल साहब की, शहबाज साहब की, जरदारी साहब की, तो उसमें ये था कि बाकी मामला जो माइक्रो मैनेजमेंट है या नीचे की सतह पे, बाकी मामला तो बाद में करेंगे। तो ये चीज़ें बाकी रही। तरमीम की बात नहीं, तरमीम अगर कोई अच्छी हो तो होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी भी तो चाहिए ना, हाउस में भी और सेनेट में भी। तो वो प्रोसेस है, ये तो नहीं कि वो कहते हैं पहले राणा साहब को, राणा तनवीर को विफाकी काबीना का राणा साहब हिस्सा बनने जा रहे हैं। वही पहले वाली वजारत विफाकी वजीर तालीम राणा तनवीर हुसैन साहब, या कुछ मुख्तलिफ होगा इस बार? नहीं, मुझे तो कोई इल्म नहीं है ना, अभी पार्टी ने कोई डिस्कस किया है और जो पार्टी का फैसला होगा वही होना है, क़यादत का फैसला होगा इसमें। लेकिन विफाकी काबीना का हिस्सा होंगे आप? नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ऐसे ही आप कर रही हैं, पूछ रही। वो जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे फिर देखेंगे वो किस किस को लेते हैं, क्या करते हैं। सही, अब तो सारे लोग आपके ही हैं। अब तो जिसकी बारी नहीं भी आई, अब तो उसकी भी बारी भी आ जाएगी। ज़ाहिर है काबीना में लोग भी तो पूरे करने हैं। अब तो कौन, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं होगी। नहीं, मैं ये बात नहीं है। मेरा हाल है इस दफ़ा अच्छी काबीना होगी और काम शाम चलेगा, तो काम करना पड़ेगा, काम करेंगे भी इंशाल्लाह। सही, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, इस पर एक सवाल ये छाया हुआ है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत बन तो जाएगी, लेकिन क्या वो चल भी पाएगी? सियासी मुबस्सरीन में से कोई इस हुकूमत को 1 साल देता है तो कोई 1.5 साल।
मौजूदा मंजरनामे को देखते हुए सियासी जमातें हों या फिर तज्जियाकार आपस में किसी एक बात पर इत्तफाक हो या ना हो, सारे एक बात पर ज़रूर अग्री हैं कि आने वाले दिनों में मुल्क में मज़ीद बेयकीनी पैदा होने का इम्कान है। जहां हुकूमत के इत्तेहादी जिम्मेदारियां लेने से डर रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, वहां ऐसी कमज़ोर बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत इमरान खान और उनकी आवाम में मजबूत जड़ों जैसे ये जो बड़े चैलेंजेस हैं, इससे कैसे निपटेगी? फिर वे फॉरवर्ड के तमाम रास्ते बंद गली की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान बिला शिरकत गैर इक़्तिदार चाहते हैं, लेकिन ये सिस्टम को सूट नहीं करता। जोड़ तोड़ से बनने वाली मखलूत हुकूमत के लिए सियासी चैलेंजेस के साथ साथ मुआशी चैलेंजेस भी अभी से मुंह खोले खड़े हैं। पाकिस्तान में गैर यकीनी की रात तवील से तवील होती जा रही है। बीच में 8 फरवरी भी आया, इलेक्शन भी हो गए, लेकिन जो गैर यकीनी की सूरत हाल है इसके आगे फुल स्टॉप कोई नहीं लगा सका अभी तक, क्योंकि धांधली के इल्ज़ामात इतने ज़्यादा लग गए हैं और इतनी शदोमद के साथ लग गए हैं, पूरे इलेक्शन ही मतनाज़े होकर रह गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त भी लिखा। बात ज़ाहिर है घर से गई तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आम इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ होने वाले मुजाहरे तहरीक की सूरत इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज कराची में जो कुछ हुआ मुजाहिरीन के साथ, वो भी हम सब ने देखा। सियासत नहीं रही है, ज़ाती दुश्मनी का रूप धार चुकी है। हर किसी ने एक दूसरे पर कांटा लगा दिया है। मुल्क की ज़रूरतें हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन क्या करें, ख़जाना तो खाली है। पाकिस्तान को जहां IMF से नई डील का इंतज़ार है, वहीं ये भी ख़तरा है कि IMF की शराइत की वजह से मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आएगा, जो पहले ही बैसाखियों पर खड़ी मखलूत हुकूमत के लिए ज़ाहिर एक चैलेंज बनेगा। सवाल ये है कि ऐसे में इमरान खान का IMF को ख़त लिखना, क्या ये दुरुस्त फ़ैसला है? IMF ही क्या दुरुस्त फोरम है जहाँ जाकर आप जो है वो अपने एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात बता सकें और उनको इंटरफेरेंस की दावत दें, या फिर एक और सियासी ब्लंडर है ये? सवाल ये भी है कि पाकिस्तानी सियासत खुद को बंद गली में क्यों ले गई है? आगे बढ़ने का रास्ता क्यों नहीं तलाश किया जा रहा? PTI की मजबूत अपोजिशन की मौजूदगी में मखलूत हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? मैं बात करूंगी सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब आपका। नियाज़ी साहब, इलेक्शन हो गए, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, इलेक्शंस भी हो गए, सब प्रोसेस भी हो रहे हैं, हुकूमत साजी का प्रोसेस भी आपने देखा। पंजाब असम्बली में भी हल्फ की बर्दारी की तकरीब कल हो गई, आज सिंध असम्बली में भी हो गई, लेकिन एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये छटने का नाम नहीं ले रही है। आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? हुकूमत का चलना ना चलना कितनी देर के लिए चल सकती है? और अगर तहरीक इंसाफ मजबूत शक्ल में अपोजिशन की सूरत में आ जाए तो क्या चैलेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि दो चीज़ें अलग-अलग हैं। जो आपने कहा गैर यकीनी, या जिसको मैं कहता हूँ कि अदम इस्तेकाम या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये अलग चीज़ है, और हुकूमत का चलना जो है या मुद्दत पूरी करना, ये अलग मौजूद है। ये बात तो खातिर जमा रखें कि ये गैर यकीनी और अदम इस्तेकाम की जो कैफियत है, अगर इसने मुल्क की सालमियत को अंडरमाइन ना किया तो हुकूमत पूरे 5 साल पूरे करेगी, और अभी लिख ले, और उसी में पूरे करेगी जैसे इससे पहले ये 16-17 माह पहले कर चुकी है। और उसी तरीके से जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत जो है इसी तरह की गैर यकीनी और धांधली के सारे इल्जामात के साए में जब वो आई तो वो भी तरीके से परवान चढ़ी और उसने भी अपना टाइम पूरा किया, और जब खत्म होगा तो उसकी वजूहत जो थी वो कोई और है, उस तक वजूहत पैदा हो गई इस हुकूमत का और आपस के अंदर कोई टकराव आ गया, जिसका इम्कान उस वक्त तक कम है या ना होने के बराबर है जब तक इमरान खान साहब और हेड ऑन मौजूद है, जो कि मौजूद रहेगा और जिसका खत्म होने का कोई इम्कान नहीं। बाकी IMF के पहले भी लिए प्रोग्राम और अवाम पे क़यामत टूटी है, फिर हर रिव्यू के ऊपर एक अवाम पे क़यामत टूटी है। और इसके अलावा IMF को जो है तब भी तहरीक इंसाफ ने अप्रोच किया था, शौकत तरीन की आपको ऑडियो याद होंगी, बिल्कुल, बोसल लगारी साहब को और तैमूर झगड़ा साहब को, और उसके बाद तहरीक इंसाफ के आपको लॉन्ग मार्चेस भी याद होंगे जो सिर्फ हुकूमत को हटाने के लिए और इसे इस्तीफा लेने के लिए उन्हें इस्लामाबाद में एक दफा 25 मई 2022 को 30 लाख बंदे लेके आना था, और फिर 26 नवंबर को तो वो फिर बहुत कुछ करना चाहते थे, और जेल बल तहरीक को 2 हुकूमतें डिसॉल्व की गई कि हुकूमत जो है अनस्टेबल हो जाए। उस लिहाज से हुकूमत किसी तरीके से अनस्टेबल नहीं हुई।
और वो अपना जो 16 महीने थे उसमें से एक दिन भी उसने कम नहीं किया, बल्कि 1 महीना बढ़ा लिया कि डिसॉल्व अपनी मर्जी से करके। न्याजी साहब एक चीज बताएं, क्या ये जो कुछ इलेक्शंस में हुआ है, क्या सियासी जमातों का जो कॉन्फिडेंस है वो इस लिहाज से बढ़ नहीं गया? कारकर्दगी आप दिखाएं ना दिखाएं, आपको आप कोई डर खौफ नहीं है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ 2024 के इलेक्शंस में हो गया है, इमरान खान को भी कोई कारकर्दगी का वोट नहीं था, वो और बहुत से अनासर थे, लेकिन अब तो ये चीज आपको नहीं लगता तय हो गई है कि अब जिसको हुकूमत देनी है उसी को मिलनी है, अवाम के वोटों का कोई लेना देना है ही नहीं है? क्या सियासी जमातें क्या इस बात को मद्देनजर रखेंगी कारकर्दगी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, पाकिस्तान के जो मारूजी सियासी हालात हैं, ये उसके डायनामिक्स जो बहुत ज्यादा जो हमेशा जो हर जगह होनी चाहिए अवाम से मुताल्लिक, उससे जरा मुख्तलिफ है। अब ये देखें कि ये फैसला किसने किया है कि कारकर्दगी को मद्देनजर नहीं रखेंगे और हम कुछ और चीजों को मद्देनजर रखेंगे? ये अवाम ने किया है। अवाम ने ही फैसला किया कि हम इमरान खान साहब से उसके मंशूर का नहीं पूछेंगे। इमरान खान साहब के दौर में कोई करप्शन हुई है या नाअहली हुई है या बदनिज़ामी हुई है या सफारती तन्हाई आई है, उसमें सवाल नहीं करेंगे, या नवाज शरीफ साहब की आई है 2018 से पहले कोई कमी पेशी रह गई, ये तो सवाल अवाम ने नहीं करना। क्योंकि सियासत हमारे पाकिस्तान के अंदर दहाइयों से अवाम जो है, दहाइयों से सियासत आती है, तो पाकिस्तान की अवाम को मैं दुनिया की इंतहाई बाशऊर अवाम को कहता हूँ कि वो अवाम जो है सियासतदान का साथ देती है जब भी सियासतदानों से मैच पड़ता है। आप देख लें कि जी 2002 में परवेज इलाही साहब की हुकूमत पंजाब में, जिसमें हम सारे एनी शायद हैं, हर एक ने गुन गाए, मुशर्रफ दौर जो था खुशहाली के दौर का लाया, तो क्या बना? या ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर बेशुमार खुशहाली, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए, अयूब खान के दौर में सारे बड़े प्रोजेक्ट लगे। क्या हुआ? क्यों नहीं लोग खाते में लाए? क्योंकि अवाम जो है सियासत जब आती है, सियासतदान बामुकाबला सियासतदान, तो वो उनका रुझान जो होता है या पॉपुलर जो रुझान होता है वो जुल्फ़िकार भुट्टो को मिलेगा, वो नवाज शरीफ साहब को मिलेगा, वो इमरान खान को मिलेगा। तो ये एक वो हकीकत है कि जिसका इदराक अगर ना करें, जाओ मर्जी आपकी। हाँ, जब बेनजीर और नवाज शरीफ आपस में लड़ेंगे और तीसरा बंदा जो है दखल तो किसी न किसी हद तक हर वक्त होता ही होता है, लेकिन इस तरीके से विजिबल ना हो जो 2018 में। लेकिन इस टाइम कोई ऐसी पार्टी एग्जिस्ट करती है तहरीक इंसाफ के अलावा जो मकबूलियत का वोट ले सके? कारकर्दगी तो एक साइड पे रह गई ना, कारकर्दगी का तो इस दफा पैमाना ही नहीं था वोट देना, पैमाने और बहुत सारे थे। क्या मकबूलियत का वोट और कोई पार्टी ले सकती है? ये मुझे ये बताइए, 2021 दिसंबर, चलो एक फर्जी महीना ले लें, फर्जी मफरूजा, उसमें तहरीक इंसाफ कहाँ थी? इतनी मकबूलियत 3 साल पहले की बात है। Yes, you are very much right. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उससे पहले आ जाए 2018 में नवाज शरीफ ने मकबूलियत का वोट ले लिया, इक़्तिदार नहीं मिला, कबूलियत का वोट नहीं लिया। क्राइस से ये कि यही बात मैं आपको जो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मकबूलियत है, ये मकबूलियत जिस वजह से है वही उसके में रुकावट है। ये मैं पिछले 2 साल से प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि हजूर जिस वजह से इमरान खान को मकबूलियत मिली है वही उसको इलेक्शन के डब्बे तक नहीं पहुंचने देगी। क्योंकि इसलिए नहीं पहुंचने देगी कि इससे पहले मैं कोई कई मिसालें हम पहले देख चुके हैं। मैं 53 से लेता हूँ, ख्वाजा मोहम्मद अली बोगरा से लेके आज तक, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को निकाले जाने से लेके आज तक, एक वज़ीर-ए-आज़म बता दें, एक वज़ीर-ए-आज़म का नाम बता दें। बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िरे साथी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। नैब के खात्मे का मंशूर लिए मुस्लिम लीग नवाज़ ने अभी हुकूमत संभाली भी नहीं कि नैब ने अपना किबला सीधा रखने के SOPs भी जारी कर दिए हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, माजी करीब में ही
किसी ने नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल कहा तो किसी ने इसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन थोड़ा बहुत रंग ढंग बदल कर नैब का इदारा ताकत में रहा ज़रूर, और आने वाली हुकूमत के हक़ में और जाने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की ज़द में भी रहा। इन्हीं माजी की गलतियों को ठीक करने के लिए नैब ने नए SOPs जारी किए हैं कि अब न सिर्फ जाली और गैर संजीदा शिकायत को रद्दी की टोकरी की नज़र किया जाएगा, बल्कि ऐसी शिकायत को काबिल जुर्म समझा जाएगा, सिर्फ जेन्युइन शिकायत पर फोकस किया जाएगा। इस बात का भी एतराफ़ किया गया कि गैर ज़रूरी शिकायत की वजह से न सिर्फ कीमती वक्त और कौमी वसाइल ज़ाया होते हैं, बल्कि नैब ब्यूरोज़ की कारकर्दगी पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नए SOPs में यह भी फैसला किया गया है कि मुआशरे और मुख्तलिफ हलकों में नैब के हवाले से पाया जाने वाला जो एक खौफ है जो दबाव का बढ़ता हुआ एक तासुर है, उसको भी दूर किया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी समेत ताजिरों को एहसासे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि नैब अब अपने ही बनाए हुए नए रूल्स पर कितना और कैसे अमल करता है। ये अमर भी काबिल गौर है कि क्या ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में ये जो सामने आई है जब वफाक में नई मखलूत हुकूमत आने के करीब है और इस हुकूमत को लीड कर रही है मुस्लिम लीग नून, जो नैब का खात्मा चाहती है। सवाल ये है कि क्या नई हुकूमत वाकई में नैब को ख़त्म करेगी या फिर इसे अपने रंग में रंग लेगी, क्योंकि हमने तो माजी में देखा है कि जब भी हुकूमत बदली, सियासत के लाडले बदले तो नैब के मुजरिम भी बदल गए। जिन हुक्मरानों के कहने पर नैब ने जेलें भरी, वक्त बदला तो उन्हीं को उठाकर नैब ने जेल में डाला। ज़्यादा दूर ना जाएं तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमने नैब के थ्रू पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखी, बहुत ज़्यादा देखी। आसिफ जरदारी हों, फरियाल तालपुर हों, खुर्शीद शाह साहब, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक समेत बहुत से लोग नैब का निशाना बने। वक्त ने पलटा खाया, PDM की हुकूमत बनी तो इमरान खान समेत उनकी पार्टी के लोग नैब के मुजरिम बन गए। पाकिस्तान में नैब हिस्ट्री ही ऐसी है कि किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, वो बग़ैर सबूतों और जुर्म के सियासी मुखालिफिनों को जेल में देखना चाहती है, और इस मकसद के लिए जो काबिल एतमाद एक इदारा रहा है और वो है नैब। ये अलमिया है कि करप्शन के खात्मे के लिए बनाए गए इदारों को करप्शन के बोगस केसेस बनाने पर लगा दिया गया। सियासी जोड़ तोड़ करना हो तो नैब का इस्तेमाल किया गया। सियासत को दबाना, सियासतदानों को दबाना हो तो नैब का इस्तेमाल किया गया। पार्टियों को तोड़ने और किंग्स पार्टियां बनाने के लिए नैब का इस्तेमाल किया गया। इवन के किसी को ब्लैकमेल करना हो तो नैब का इस्तेमाल किया गया। करप्शन के पक्के केसेस को कच्चा करना हो तो नैब का इस्तेमाल किया गया। बाल की खाल उतारने के लिए नैब का इस्तेमाल किया गया। सबूतों को केसों में गुम करने की जरूरत पड़ी तो नैब का इस्तेमाल किया गया। सवाल यह है कि नैब के नए SOPs क्या वाकई में माजी की उन गलतियों का अजाला कर पाएंगे? नए SOPs किस हद तक मौसर हैं? क्या नए सेटअप में नैब के सियासी इस्तेमाल का खेल ख़त्म हो सकेगा? नई हुकूमत में एहतसाब के इदारे का मुस्तकबिल क्या होगा? इसी पर मैं बात करूंगी। साबिक प्रोसिक्यूटर नैब, माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब आपका। आमिर अब्बास साहब, ये जो नैब अपने जो नए SOPs बदल कर अपने अंदर कुछ बदलाव चाहता है, जाहिर है जब भी नई हुकूमत आती है वो यकीन दिलाती है ब्यूरोक्रेसी को, अफसरान को, ताजिरों को, बिजनेस कम्युनिटी को, जो हमने इमरान खान के दौर में भी देखा कि नैब के डर से, खौफ से आज़ाद होकर काम करना है। अब क्या ये नैब को अब खुद रियलाइज़ हुआ है कि वाकई जाली मुकदमे माजी में बने हैं, वाकई इनकी कार्रवाइयों की वजह से लोगों के मुस्तकबिल दाव पे लगे हैं, लोगों ने जो है ना वो मासूम लोग थे जिन्होंने जेलें भुगती हैं? क्या ये नैब की अपनी रियलाइजेशन है? देखिए, नैब की रियलाइजेशन को अगर हमने देखना है तो अगर हम सिर्फ चंद माह पीछे चले जाते हैं तो नैब ने ऐसे मुकदमात बनाए हैं कि जिनको अगर हम किसी भी स्केल पे, जिसको कहते हैं कि सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के स्केल पे देखें तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि 1 माह पहले या 2 माह पहले या 3 माह पहले जो केसेस बने हैं वो जैसे कि माजी में बनते थे बिल्कुल उसी तरह के बने। इवन आज भी केसेस हैं। मैं खुद एक केस कर रहा हूँ जिसमें फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया हुआ है। नैब का एक केस ऐसा एक वेग किस्म का केस है कि जिसका ना कोई सर है ना पाँव है, और 29-30 दिन को रिमांड ले रही है नैब। उसमें 30 दिन से उस शख्स को अंदर रखा हुआ है कि जी इलेक्शंस की वजह से था या क्या वजह था। तो जहां तक वो ये चीजें हैं, देखिए नैब की जो SOPs होती हैं उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है। हाँ। उसकी कोई
लीगल उसकी बाइंडिंग भी नहीं है। और अगर एक चेयरमैन साहब या आज उनको दिल में आता है वो ये एसओपीज बना देते हैं, कल उनको अगर कुछ और नजर आ रहा है या किसी और सिम्त में जाना है उन्होंने, तो वो एसओपीज चेंज भी कर देंगे। इट इज नॉट सिर्फ एसओपीज चेंज करने से बात बनेगी या आपको वाकई में नैप को रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक बदलना पड़ेगा? आपको नैप के कवानीन में ये चीज़ें लानी पड़ेंगी, बदलाव लाना पड़ेगा। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये गैर ज़रूरी शिकायत है? आपका तो काम ही है पहले किसी को पकड़ना, उसको 14 दिन तक अंदर रखना, उसका रिमांड लेना, बाद में आपको पता चलता है 14 दिन आप किसी को जलील कर लें और बाद में अगर आप ये कहें कि ये गैर ज़रूरी शिकायत थी तो आप इसको छोड़ दें, तो आई थिंक ये फेयर नहीं है। देखिए 14 दिन तो पहले था कि जी 14 दिन रखना है। नैब में बहुत लंबा रिमांड होता था पहले 90 डेज का। फिर जो पिछली पीडीएम की हुकूमत थी उसने एक दिन रात को अचानक सोचा कि जी नहीं, ये 14 दिन कम है, हम इसको 30 दिन कर देते हैं। तो फिर एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसको 30 दिन कर दिया गया। भाई आप 30 दिन के लिए व्हाइट कॉलर क्राइम में क्या कर रहे हैं? तो नैब जैसे कि सिंस इट्स इंसेप्शन वो पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग का एक टूल रही है, तो मैं समझता हूं कि नैब के कवानीन जो भी हों, नैब के एसओपीज जैसे भी हों, नैब का स्ट्रक्चर जो सा है और नैब में जो इस किस्म की अपॉइंटमेंट्स हैं या नैब को जिस अंदाज में रेगुलेट किया जाता है, तो उससे कुछ भी कर ले आप, अगर उसको आप चेयरमैन की अपॉइंटमेंट को नहीं चेक करेंगे कि चेयरमैन ने कैसे लगना है, किसने लगना है, डीजीज कैसे लगेंगे, तो आई डोंट थिंक सो नैब जो परफॉर्म करता रहा वही कर रहा है। सब कुछ किसके हाथ में है? ऑब्वियसली ये सियासतदानों के हाथ में है। सियासतदानों ने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया इस इदारे को। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सियासतदानों के साथ में है। अभी आपने पिछले दौर की बात बताई इमरान खान साहब की कि जी उसमें ऐसे ऐसे, उससे पीछे अगर आप चले जाएं बल्कि सैफुर रहमान से शुरू हो जाएं कि बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के खिलाफ एहतसाब कमीशन बनाया गया। उसके बाद मुशर्रफ साहब ने जो ये मौजूदा नैब के कवानीन लाए, उन्होंने भी यही किया कि नैब को बना तो दिया, लेकिन फिर आपने देखा कि उसमें से आपको पीएमएल क्यों नजर आ गई बनती हुई, नैब के जरिए बनी, पीपीपी बनती हुई नजर आ गई। उसके बाद आपने देखा कि जी ये जो केसेस थे टेक्ना के और जरदारी साहब के खिलाफ स्विस केसेस थे वो बने और फिर वो खत्म हो गए। मियां साहब के खिलाफ हुदैबिया का केस बना, मियां साहब के खिलाफ पैनामा के बने, वो बने और फिर उसी नैब इमरान खान के दौर में देख लें, आप किसी का भी नाम लें, सब नैब के जरिए अंदर थे। दौर में देख अपने जी ख्वाजा साद हैं, दूसरे हैं, ये जितने हैं इनके खिलाफ केसेस बने, फिर उसी नैब ने वो केसेस खत्म किए। ये नहीं कि कोई बाहर से लोगों ने आके किए। नैब ने जाके एयरपोर्ट पे दस्तखत कराए, अंगूठे लगवाए, नैब ने इसमें कहा कि जी हमें तो ये चाहिए नहीं। नैब उन्हीं के वारंट्स निकलवाता था और फिर खुद नैब ही कहता था कि जी हमें ये अब मतलूब नहीं है। तो नैब को भी तो कहीं ना कहीं जवाब दे होना है ना। जो कौमी वसाइल हैं, इतना पैसा है जो आप खर्च करते हैं, ये किस खाते में, ये किसके आगे जवाब दे हों? देखिए ये जवाब दे तो तब होंगे कि जब कोई ऑनेस्ट आदमी लगा होगा, जब कोई ऐसी उसमें टीम होगी, तो फिर जवाबदेही की भी जरूरत नहीं होंगे। वो अपने कॉन्शियस के सामने जवाबदेह होता है एंड अनफॉर्चुनेटली उसको जवाबदेह होने की मोहलत नहीं दी जाती। अब बात ये नहीं है, बात यह है कि नैब का स्ट्रक्चर देख लें। अब नैब को अगर कहा जा रहा है कि जी उसकी एसओपीज ये होगी कि इंक्वायरी के दरमियान किसी को नैब के ऑफिस में तलब नहीं किया जाएगा, और इंक्वायरी के दौरान हम ये भी देखा कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। इंक्वायरी अभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं शुरू हुई, लेकिन वो लोगों को अरेस्ट करके 30 दिन अरेस्ट किया हुआ है, मुकम्मल रिमांड। ये जो फवाद चौधरी की मैंने बात की, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुई, तफ्तीश भी शुरू नहीं हुई, इंक्वायरी हो रही है, 30 दिन से उसको अंदर रखा हुआ है। तो ये क्या जो नैब एसओपीज तो देख रहा है, लेकिन जो केसेस उसके पास हैं क्या नैब को नजर नहीं आ रहा? तो बात यही है शादिया कि दिस ऑल डिपेंड्स कि आपने उसकी सिमत ऐसी है, एक मोम की नाक है, कभी इस तरफ मोड़ दें, कभी इस तरफ मोड़ दें। अदरवाइज जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग अदारे होते हैं, अब जैसे कि बरतानिया में है नेशनल क्राइम एजेंसी, उसको वहाँ की कोई ताकत, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वहाँ का पार्लियामेंट हो, कोई उसको पूछ नहीं सकता, कोई उसको डिक्टेट नहीं करा सकता।
तो बट वी आर ओनली फोकस्ड ऑन नैब। हम समझते हैं कि एक नैब फरिश्ता बन के बीच में आ जाएगा और मुल्क की सही कर देगा। आप बाकी अदारे भी देख लीजिए। राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।